हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन लेने वाले हैं और तीसरे एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो डिड्यूस रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। आखिर ये होता क्या है? ये क्या करता है कि कोई भी आपने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ ली है और उसे कंपेयर करना है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या उसमें आती ही नहीं है। ये रिलेशन बताने का काम करता है ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी रखा है जिसमें क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि आपको टाइम पीरियड का जो है पेंडुलम, एक पेंडुलम है जिसको टाइम पीरियड आपको निकालना है और उस टाइम पीरियड का रिलेशन बताया गया है किसके साथ साथ? मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको करेंगे कैसे? देखो, टाइम पीरियड को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी से। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आ जाएगा, मास के लिए स्मॉल m, एल के लिए लेंथ और जी के लिए स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे सबके पावर में ए बी सी ऐसा यूज़ कर दो और आपको क्या करना है, इनकी पावर्स निकालनी है। सबसे पहले कभी भी मैं आपको छोटी सी ट्रिक देता हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो करना क्या कि सभी की पहले डायमेंशंस निकाल लो ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो, क्योंकि यहाँ पे करना कुछ नहीं है, कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन किस में करना है? मास, लेंथ और टाइम के बीच में। और अपने आप आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। जिसमें सबसे पहले देखो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है। टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है m0, L0 और T1। ये हो गया आपका डायमेंशन नंबर 1। उसके बाद मास का डायमेंशन देखो क्या होता है। मास का डायमेंशन होता है M1, L0, T0। ये हो गया मास का डायमेंशन। उसके बाद देखो L का डायमेंशन क्या होता है? M0, L1 और T0। उसके बाद किसका डायमेंशन है? एक्सेलरेशन, यानी G मतलब एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? M0, L1, T-2। और देखो आपने सभी क्वांटिटीज़ जो आपको इस क्वेश्चन में दी गई थी उन सभी के डायमेंशंस आपने निकाल लिए। अब करना क्या है? देखो इन सभी क्वांटिटीज़ को यहाँ पे देखो लिख लो। पहले M0, L0 और T1 एक साइड आ गया। यहाँ पे इज इक्वल्स टू के बाद K आता है। और एक याद रखना लिमिटेशन है इसकी कि हम लोग इस K की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ रिलेशन निकाल सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या कैसा है। तो याद रखना K की वैल्यू फाइंड नहीं करोगे, मैंने सिर्फ K वैसा का वैसा ही रखूँगा। फिर इसके बाद देखो क्या रखना है M की वैल्यू में M1, क्या लिखोगे आपको? M1, L0, T0 रेज़ टू पावर A। उसके बाद लेंथ के लिए क्या लिखोगे? M0, L1, T0 रेज़ टू पावर B। फिर C के लिए क्या लिखोगे? M0, L1, T-2 और ये रेज़ टू पावर C। अब आपको करना क्या है? बारी बारी से देखो कंपैरिजन करना है। कंपेयर मासेस, क्या करना है? कंपेयर मासेस को कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे इसके पास मास है क्या? नहीं, तो क्या लिखोगे? 0। इसके पास मास है क्या? हाँ, तो क्या लिखोगे? 1 इंटू ए। इसके पास मास है क्या? नहीं, तो क्या लिखोगे? 0। इसके पास मास है क्या? नहीं, तो क्या लिखोगे? 0। और इस तरह से देखो आपको ए की वैल्यू 0 मिल गई। हो गया पहला पॉइंट सॉल्व। उसके बाद अब दूसरा देखो, दूसरा क्या करना है? कंपेयर लेंथ। लेंथ को आपको कंपेयर करना है। अगर लेंथ को कंपेयर करोगे तो देखो पहले इसमें लेंथ है क्या? नहीं, तो 0। दूसरे इसमें लेंथ है क्या? नहीं, तो 0। तीसरे इसमें लेंथ है क्या? हाँ, तो B। उसके बाद लेंथ है क्या? हाँ, तो उसमें C। तो यहाँ पे देखो लेंथ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0 इक्वल्स टू B प्लस C। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज़ है। आपको फिर से एक और लेना पड़ेगा, कंपेयर टाइम। अब क्या करेंगे? कंपेयर टाइम को कंपेयर करेंगे। देखो पहले इसमें है क्या? 1 है। इसमें है क्या? नहीं, तो 0। इसमें है क्या? नहीं, तो 0। इसमें है क्या? -2C। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? टाइम की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? C की वैल्यू -1/2। अब ये C की वैल्यू जो मिली आपको, ये यहाँ के C की वैल्यू में पुट कर दो तो क्या मिलेगा? देखो 0 इक्वल्स टू B -1/2। अब इसको 1/2 को इधर ले लेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। और देखो इसी के साथ आपको A, B और C ये तीनों की वैल्यू मिल गई। अब रिलेशन कैसे बनाना देखो, यहाँ पे आपके पास T था स्टार्टिंग में, प्रोपोर्शनली सिंबल था, लिख लो M, L और G। अब सबके A B C की वैल्यू जो गिवन है वो देख लो। अभी A B C की वैल्यू में देखो पहले वाली में 0 है, दूसरे वैल्यू में क्या है? 1/2, तीसरे वैल्यू में क्या है? -1/2। ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ में देखो प्रॉपरली M का 0 है, मतलब मास उसमें ज़रूरत है क्या? नहीं, तो देखो क्या लिखोगे? M प्रोपोर्शनल टू L/G और इसमें आ जाएगा रूट। और ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर रिलेशन। तो रिलेशन क्या बना? M प्रोपोर्शनल टू √L/G। तो मुझे लगता है मैंने जो आपको ये क्वेश्चन दिया वो आपको अच्छे से समझ गया होगा। ऐसे ही मैं आपको और 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ जाए। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
प्रेशर, वेलोसिटी, टाइम, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका रिलेशन बताना है किसके साथ, फोर्स के साथ। तो देखो फोर्स के साथ रिलेशन कैसे बनेंगे, F प्रोपोर्शनल टू P, V और T, ये ले लिया। अब सबके ऊपर पावर में A, B, C लगा दिया। अब देखो पिछले बार जैसे हम लोगों ने किया था, क्या किया था, सभी के अपने अपने डायमेंशंस निकाले थे, वैसे ही डायमेंशन निकालो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T माइनस 2। उसके बाद प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, M1 L2 T माइनस 2, क्योंकि एरिया कैसा आया देखो, M1 L माइनस 1 T माइनस 2। और उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन क्या आता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, M0 L1 T माइनस 1। नेक्स्ट टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या आता है, M0 L0 और T1। ये आपके हो गए चारों के डायमेंशंस। अब डायमेंशन होने के बाद आपको क्या करना है, देखो फिर से हम लोग इनको क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन आएगा M1 L1 T माइनस 2 प्रोपोर्शनल, मैं अभी इसको K नहीं लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनल लगा रहा हूँ। प्रेशर का डायमेंशन क्या था, M1 L माइनस 1 T माइनस 2 रेज़ टू पावर A। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन क्या आएगा, M0 L1 T माइनस 1 रेज़ टू पावर B। और थर्ड डायमेंशन क्या आएगा, M0 L0 और T1 रेज़ टू पावर C। फिर से वही स्टेप्स रिपीट करनी है। क्या करना है, कंपेयर मासेस को कंपेयर करो। मासेस को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो M1 है, यहाँ पे क्या है, A का भी 1 है, वहाँ पे देखो B पे 0 है और C पे भी 0 है। तो इस हिसाब से आपको A की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट क्लियर, A की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट करना है कंपेयर लेंथ। नेक्स्ट क्या करना है आपको, लेंथ के साथ कंपेयर करना है। तो लेंथ में देखो पहले इसमें है 1, दूसरे इसमें -1 तो -A, तीसरे इसमें 1 तो +B, फोर्थ इसमें है ही नहीं तो ये कट गया। तो यहाँ पे आपका ये कट गया यानी 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, सिंपल सा A इधर जाएगा तो A इक्वल्स टू B। तो A की वैल्यू क्या मिल रही है आपके पास, देखो A की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो ये हो गया आपका 1 B का वैल्यू। तो आपको A का वैल्यू भी 1 मिला, B का वैल्यू भी 1 मिला। अब आपको कंपेयर करना है किसके साथ, लेंथ के साथ। तो कंपेयर करो, लेंथ हो गया टाइम के साथ। कंपेयर टाइम में देखो यहाँ पे कितना है, -2, यहाँ पे कितना है -2A, यहाँ पे कितना है -B, यहाँ पे कितना है +C। अब जब आप ये लोगे तो क्या होगा, देखो -2 की जगह पे -2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा C। तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस ये हो जाएगा -3 + C। अब जब ये -3 इधर जाएगा तो क्या होगा, देखो -2 + 3 = C। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 = C। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका A भी 1 है, B भी 1 है और C भी 1 है। तीनों की तीनों वैल्यूज़ क्या आ रही है आपकी 1। जिस हिसाब से आपका फोर्स का लास्ट स्टेप जो बचा है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा, P A V B और T C। तो यहाँ पे देखो F प्रोपोर्शनल टू P की जगह क्या लिखोगे आप, P की जगह लिखोगे A की जगह पे 1, V की जगह पे 1 और T की जगह पे 1। और ये हो गया आपका फाइनल रिलेशन बिटवीन दी फोर्स ऑफ प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम का। और अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको अब बताता हूँ, तो उसको भी अच्छे से समझ लेना। सारे स्टेप्स आप अच्छे से देख लो ताकि आपको कोई डाउट ना जाए। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, F = A m⁻x और k⁻y। क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपको पावर में x और y दी गई है। A आपका कांस्टेंट है, F मतलब आपका फोर्स है, m मतलब मास है और k मतलब आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास फोर्स और मास का तो डायमेंशन है, पर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए आपको F = kx इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आप इस फॉर्मूले को F/x के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जहाँ पे आपका फोर्स का डायमेंशन क्या बनता है, M1 L1 T-2 और लेंथ का डायमेंशन क्या बनेगा, L1 ऊपर गया तो L हट जाएगा, बचा कौन, K = M1 L0 और T-2। ये 1 है M1। अब आपको किसका डायमेंशन चाहिए, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T-2 और मास का डायमेंशन क्या होता है, M1 L0 और T0। तो आपको आपके पास तीनों डायमेंशंस थे तो तीनों के डायमेंशन निकाल लिए। उसके बाद देखो फिर से आपको कंपैरिजन करना है, तो M1 L1 T-2 लिख लिया एक साइड में, A एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे मास की जगह क्या आएगा, M1 L0 T0 और ये हो गया x⁻x। नेक्स्ट क्या आएगा, M1 L0 और T-2 रेज़ टू पावर y।
तो ये आपने x और y के फॉर्म में लिख लिया। अब देखो कंपेयर करना है किसके साथ, पहले मास के साथ। तो मास के साथ कंपेयर करेंगे तो लिखो, क्या लिखोगे 1, यहाँ पे रेस्ट पावर में कौन है x, यहाँ पे रेस्ट पावर में कौन है y। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, पर इसको आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 अननोन वैल्यूज है। इसके बाद कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर करना है विथ लेंथ। तो यहाँ पे लिखो लेंथ, तो लेंथ में देखो यहाँ पे आपके पास है 1, यहाँ पे आपके पास कुछ है क्या, नहीं, वहाँ पे कुछ है क्या, नहीं। तो इसमें से आप कोई भी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा किसके साथ, कंपेयरिंग हम लोग करना पड़ेगा टाइम के साथ। तो जब टाइम के साथ करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना बच रहा है -2, यहाँ कितना बच रहा है 0, तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा -2y, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखो क्या हो रहा है, -2 इज इक्वल्स टू -2y, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये 1 की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो क्या होगा, देखो 1 इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की जगह x और y की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या रिलेशन मिला, x इक्वल्स टू 0। तो रिलेशन मेन क्या बनेगा, f इक्वल्स टू a के बाद क्या जाएगा m के पास पावर कितना आ रही 0, फिर इसके बाद कौन आएगा y, k में क्या है 1। तो आपके पास रिलेशन क्या बना a k, और यही आपका फाइनल रिलेशन हुआ f इक्वल्स टू a k। और मुझे लगता है कि मैंने ये जो टॉपिक आपको समझाया और इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स लिए वो भी आपको अच्छे समझ गए होंगे। ऐसे ही आप कितने ही न्यूमेरिकल्स लेके सॉल्व कर सकते हो, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। विदाउट एनी प्रैक्टिस आप इसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, लिमिटेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे आपने लिमिटेशन समझ लिया, ये पूरा का पूरा आपका डायमेंशन का टॉपिक इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। फिर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे अबाउट एरर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपका जो आधा चैप्टर है इसी टॉपिक के साथ आज के वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू इसको वॉच कीजिए, क्योंकि अभी मैं लिमिटेशंस के कुछ पॉइंट्स दूंगा और आपका टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाएगा। देखो अभी लास्ट पार्ट है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आखिर जो हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़े, डायमेंशन क्या होता है ये जाना, इसके लिमिटेशंस होते होते तो होते क्या है। देखो 5 ही लिमिटेशंस है, पर अच्छे से समझ लो। लिमिटेशन नंबर 1 क्या है, डायमेंशंस ऑफ मेनी फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट यूनिक। यानी बहुत सारे डायमेंशन जो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के वो यूनिक नहीं होते, क्योंकि हमारे पास डायमेंशनल क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ 7 ही है फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर में अलग अलग इसमें आपको डायमेंशन मिलेंगे भी, तो कितने मिलेंगे, देखो उसमें आता है प्रेशर और एक आता है स्ट्रेस। दोनों का भी अगर आप डायमेंशन निकालते हो तो इसका भी m1 L-1 T-2 बनता है, इसका भी m1 L-1 T-2 बनता है। दोनों का डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिक डायमेंशन आपको मिले। एग्जाम उसके बाद पॉइंट नंबर 2, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज डायमेंशन। क्योंकि देखो जैसे 1/2 आ रहा है, e⁻x आ रहा है, e⁻5 आ रहा है, e⁻3 आ रहा है, ये सारे नंबर्स को आप डायमेंशन नहीं लोगे, ये सभी डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाती है। इसके बाद जो लेटर ऑन थर्ड आता है, द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव ऑल इक्वेशंस। देखो सारे के सारे इक्वेशंस को आप इस डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से यूज नहीं कर सकते या सॉल्व नहीं कर सकते। जब पावर होगी, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, देखो S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², इस तरीके के जो पावर होंगे या ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में बैठती है, सिर्फ उन्हीं का हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू a sin ωt, ये किसी भी प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं बैठ पा रही है, इस वजह से इसका डायमेंशन नहीं बन पाएगा और ना ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद देखो फोर्थ, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इफ अ फॉर्मूला कंटेन्स मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी फॉर्मूले के अंदर में 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी अप्लाइड होती है तो आप उसका भी डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कोई भी आंसर निकाल नहीं पाओगे। और लास्ट कंटेंट जो आता है, इवन इफ, कई बार ऐसा भी होता है कि 3 ही फिजिकल क्वांटिटी होती है किसी फॉर्मूले में, तो भी अगर उसके अंदर में 2 क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ सेम डायमेंशन में रहे, यानी 2 वैल्यूज़ जैसे कि प्रेशर और आपका सपोज लो स्ट्रेस, ये दोनों एक ही फॉर्मूले में आ रहे हैं, तो आप उसका भी कोई भी डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, यानी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। मुझे लगता है मैंने जो आपको आज टॉपिक पढ़ाया, कौन सा, डिड्यूस द रिलेशन वाला, और साथ ही साथ ये लिमिटेशंस के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसे नोट कर लेंगे, एक अपना अच्छा नोट बना लेंगे, ताकि आगे का जो टॉपिक है वो एरर का, वो भी आपको अच्छे से समझ जाएगा। किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, ताकि मैं उसे देखकर आपको कुछ हेल्प कर सकूँ। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा एरर के बारे में।